नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। कल दोस्तों मैंने काफ़ी क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि मैं अपने पर्सनल काम से गया हुआ था और तो मैंने क्षेत्र में कई फसलों को देखा। और ये काम में 2-3 दिन से एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर लेट ब्लाइट जो अटैक हुआ है बहुत सारे किसानों की फसल पर, बहुत सारी आपने उस तरह के वीडियोज़ और समाचार सुने होंगे। पंजाब से शुरुआत हुई, अब उत्तर प्रदेश और गुजरात तक पहुंचा है। तो इस समय ये लेट ब्लाइट इतना जो है पूरी तरह से जो फसलों को प्रभावित कर रहा है और काफ़ी दवाइयों के स्प्रे के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है या सही नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, या ये लेट ब्लाइट है या कुछ और है? इस पर मैंने जो है विचार किया और उसके बाद मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर तलाशे। तो दोस्तों क्या मैंने पाया किस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में, और ये पहले भी कब कब हुआ है, किन किन देशों में इस तरह का अटैक हुआ है, कुछ विचार कुछ लक्षण आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। आप लोग भी अपने विचार दे सकते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राया क्षेत्र से हमारे एक यूट्यूबर भाई ने रिपोर्टिंग की थी एक किसान की फसल की। उसी तरह से मैंने भी एक जगह जाकर के हमारे पानी गांव, सारस और जो है माठ के क्षेत्र में जाकर के मैंने भी कुछ फसलों का निरीक्षण किया है। किसान भाइयों ने मुझे बुलाया था। वीडियो भी मेरे पास है, हालांकि उसको मैंने प्रसारित करना उचित नहीं समझा क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जिन दवाइयों का उन लोगों ने नाम लिया उन दवाइयों से उस पर रिएक्शन नहीं हो सकता। तो किसी पर एलिगेशन लगाना बिना प्रमाण के सही नहीं होता है, इसलिए मैंने जो है उसको उचित नहीं समझा। फिर मैंने उस पर सबसे पहले रिसर्च पेपर को खंगालना शुरू किया दोस्तों। तो उसमें मैंने एक तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन फाइटो पैथोलॉजिकल सोसाइटी, उनके रिसर्च पेपर देखे। तो मैंने क्या देखा, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रोटेक्टिव कोई भी स्प्रे करते हैं तो वो हल्का फंगीसाइड ज़्यादातर हम यूज करते हैं, लेकिन क्यूरेटिव जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें थोड़े हैवी फंगीसाइड यूज करने चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों से बातचीत करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और जो है उसमें कृषि वैज्ञानिक और कृषि अनुसंधान केंद्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनसे बात के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस समय, पहले मैं बता दूं, लेट ब्लाइट में जो आप कर रहे हैं मेटालैक्सिल, सामोक्सिनिल, फिनेमिडोन, प्रोपिनेब, क्लोरोथैलोनिल, ये जो साल्ट हैं जिस भी कॉम्बिनेशन में मिले उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी जो है पहले स्प्रे करनी है। उसके बाद क्या करना है थोड़ा बाद में भी हम बात करेंगे और बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों ये जो आप पत्ते आपने देखे होंगे कि पत्ती पर जो लेट ब्लाइट का मुख्य लक्षण ये है कि पत्ते पर पहले धब्बे शुरू होते हैं और वो धब्बे धीरे धीरे मिल करके पूरे पत्ते पर फैलते हैं। और लेट ब्लाइट का मतलब है जो लेट आने वाली पत्तियां, यानी बाद में आने वाली पत्तियों से शुरू होते हैं, यानी कि जो नई पत्तियां हैं वहां से शुरू होता है और तने की ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे फसल को नष्ट करता है। लेकिन यहाँ कुछ फसलों में मैंने जो पाया वो मैंने देखा कि जिस तरह के लक्षण लेट ब्लाइट के होते हैं उस तरह के लक्षण उन पौधों में नहीं थे। नीचे से शुरू होकर के तने को पहले गला रहा है और पत्तियों पर असर बहुत बाद में जाकर के है। तो वो लेट ब्लाइट तो नहीं थी निश्चित रूप से। तो वो क्या थी उसकी बात मैं करता हूं। हालांकि ये सब कार्य हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को करना चाहिए था कि आखिर ये कौन सा रोग फैल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा तो ज़रूर, क्योंकि हमारी सरकारें बहुत सारे प्रयास करती हैं, बहुत सारे कृषि अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है किसानों की फसलों में, आलू की फसलों में, पंजाब से लेकर के गुजरात तक, लेकिन अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने इस फसल का परीक्षण करके, इस रोग का परीक्षण करके कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं किया। जो है ब्लैक लैग लक्षण जिसको कहेंगे, ब्लैक लैग से मतलब है इसका तना जो है काला पड़ जाना। लैग यानी जिस पर पौधा स्टैंड करता है वो चीज काली हो जानी। ये भी, इसका भी जो कारण है वो डिकेया एसपीपी और पैक्टोबैक्टीरियम एसपीपी, यही बैक्टीरिया हैं। इसके अलग अलग प्रकार के रोगों को ये अलग अलग प्रजातियों पर उत्पन्न करते हैं। दोस्तों अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें तने के आधार पर काले घाव जैसे दिखाई देंगे जो ऊपर की ओर फैलकर तेजी से घेर लेते हैं। दोस्तों ये पत्तियों से नहीं शुरू हो रहा है,
ये जड़ के पास से शुरू हो रहा है, जिसको हम जड़ गलन समझ करके और जड़ गलन की दवाई लगाकर इतिश्री कर देते हैं। जब जो जड़ गलन की हमने दवाई लगाई उससे इसको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये सीधा सा पूरे पौधे में फैल करके फसल को मृत प्राय कर दिया और किसान ने समझा कि वो दवाई गलत आ गई है। अब हो सकता है कुछ कंपनियों की दवाएं भी गलत हो, मैं किसी कंपनी का बचाव नहीं कर रहा हूं और किसी दुकानदार का भी मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। अब इसमें जो है ब्लैक लेग में जो तने पर काले भाव ऊपर की घाव जो होंगे वो नीचे से शुरुआत होगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे कंद सड़न नहीं होगी। कंद सड़न के विपरीत यहाँ तना जो है सड़ने लगेगा। तना काला, पहले धब्बे आएंगे, फिर धीरे धीरे वो धब्बे बढ़ेंगे और तना धीरे धीरे गलने लगेगा दोस्तों। और अब ये शुष्क परिस्थितियों में नहीं बढ़ता, जैसे ही परिस्थितियां इसके अनुकूल होंगी यानी कि आर्द्रता बढ़ेगी, मौसम में तापमान नीचे गिरेगा और पानी या फिर ज़्यादा पानी लग जाए दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में इनके ऊतक मुलायम हो जाते हैं और पानी से भीग जाते हैं, घाव तेजी से फैल सकते हैं, भूरे से काले रंग का क्षय होकर पूरे तने को सड़ा देता है दोस्तों और पौधे की मृत्यु हो जाती है। यही जो है मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। रोग बढ़ने पर पत्तियां कलरलेस हो जाती हैं। ये इससे पहले की परिस्थिति, जब पत्ते के मरने से पहले की पत्ती है, जब रोग ज़्यादा अंदर फैलने लगता है तो पत्तियां जो हैं वो कलरलेस हो जाती हैं उन और किनारे ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं। किनारे ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं और थोड़ी बहुत जलने से भी प्रतीत हो सकते हैं, यानी ब्लैक कलर के हो सकते हैं। और शुष्क परिस्थितियां, जब इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी, शुष्क मौसम होगा, शुष्क परिस्थितियों में पौधे पीले बौने मुरझाए हुए से दिखाई देंगे। तो हमें ऐसा लगता है जैसे नीचे जड़ में जड़ गलन रोग आ गया है और हम जो दवाइयां लाके छिड़कने लगे। यही हुआ है दोस्तों। बहुत सारे किसानों से बातचीत के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, जिसमें सिकुड़े हुए संक्रमित ऊतक होते हैं अंदर। अगर हम तने को तोड़कर देखते तो उसमें ऊतक जो है बहुत तना संकुचा सा दिखाई देगा और ऊतक जो है सिकुड़े हुए दिखाई देंगे, जो मिट्टी की सतह के पास से तने के आधार तक सीमित रहते हैं। यानी कि नीचे से शुरुआत होगी और तने का जो आधार है वहीं तक केवल सीमित रहेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं दोस्तों जो है ब्लैक लेग लक्षण। एक तीसरा प्रकार है इसका। तीसरा है एरियल स्टेम रोट, यानी कि जो हवाई तना या ऊपर का तना सड़न गलन रोग। इसके क्या लक्षण है? ये भी कारण एक ही है, डिकैया एसपीपी बैक्टीरिया और पैक्टोबैक्टीरियम एसपीपी बैक्टीरिया। इसके कारण ही ये भी फैलता है। ये अलग परिस्थिति है, तीनों तरह से फैल सकता है, वो मैं बात कर रहा हूं। ये बैक्टीरिया का मुख्य रूप से घावों यानी कि पौधे पर पहाड़ी या जंगली जानवरों द्वारा रौंद देना फसल को। इसके अलावा हवा बहुत तेजी से चलने लगे, पत्तियां इधर से उधर, उसकी वजह से पत्तियों में घाव हो जाए, वहां से शुरुआत हो सकती है। रेत उड़ने से, पत्तियां पर टकराने से वहां से शुरुआत हो सकती है। कीटों के द्वारा वहां से शुरुआत हो सकती है, या किसी प्रकार से चोट लग जाए चलने फिरने से, वहां से भी शुरुआत हो सकती है, या ओले पड़ जाए। दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओले पड़ना। अगर ओले पड़ जाए और उससे क्षतिग्रस्त हो जाए पत्तियां, तना, तो वहां से शुरुआत हो सकती है। वहां से घावों के माध्यम से जो बैक्टीरिया है वो इस पर अटैक करता है और पूरे पौधे में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे वही पहले इसके पैक्टिन को गलाएगा, फिर ऊतक को सड़ाएगा और अंत में पौधे को मार देगा। तो इस तरह के लक्षण आपने देखे थे और मैंने भी देखे हैं दोस्तों। शुरुआत में यहां पर भी तने पर भूरे काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे, बाद में पूरा तना संक्रमित होकर के सड़ने लगता है दोस्तों, और तने पर चिपचिपा गूदेदार पानी निकलने लगता है और उससे पूरा तना लथपथ सा दिखाई देगा। इसको कहते हैं, इसी में भी ब्लैक लेग जो था उसी के समान, जो शुष्क परिस्थितियों में इसके भी उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कि ब्लैक लेग में हमने देखे थे। ब्लैक लेग में भी हमने देखा था कि पहले काले धब्बे दिखाई दिए और उसका जो ऊतक है वो सिकुड़ा सा दिखाई दिया। ये शुष्क परिस्थितियों के लक्षण है। और जैसे ही भूरा काला सिकुड़ा सा तना दिखाई देगा और जैसे इसको अनुकूल परिस्थितियां में क्या हो सकता है, पानी ज़्यादा लग जाए, मौसम में आर्द्रता ज़्यादा हो जाए, बरसात हो जाए, इन परिस्थितियों में जो है ये तुरंत सक्रिय होकर के और अपना प्रभाव दिखाने लगता है और 2-4 दिन में ही दोस्तों पूरी फसल को नष्ट कर देता है। अगर जो है गर्म मौसम होता है उस समय क्या परिस्थिति रहेगी, तो गर्म मौसम में ये लंबे समय तक दोस्तों जीवित रह सकता है।
जो है कई तरह से जीवित रहता है, उनकी भी बात करेंगे। अब बढ़ने का तो कारण यही है कि पत्तियां पानी के संपर्क में आने से और आर्द्रता के संपर्क में आने पर और तापमान कम होने पर ये तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे तने को सड़ा करके पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। रोशन करती हो यानी वायु परिसंचरण न होता हो तो ये जो है रोग बहुत तेजी से फैलता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रोग चक्र की, यानी कि ये रोग आता कैसे, आया कहां से, या इसका जो जीवाणु ये बैक्टीरिया है उसका एक पूरा चक्र कैसे चलता है उसकी बात करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो आपका सीड है उसकी सतह पर पनपता है और सतह चोटग्रस्त होने से अंदर प्रवेश कर जाता है, वहां पर लंबे समय तक रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी फसल में रोग आया या किसी सीड के माध्यम से ये आपके खेत में आ गया और हो सकता है उस साल इसको अनुकूल परिस्थिति न मिली हो तो मिट्टी में भी रह सकता है और खरपतवार की जड़ों में ये लंबे समय तक पनप रह सकता है। शुष्क मिट्टी में ये ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकता और हाई टेम्परेचर पर भी ये जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, एक बार गर्मियों में गहरी जुताई करके खेत को बिल्कुल खुला पड़ा रहने देना चाहिए, जिससे कि इस तरह के कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके खेत में पनप रहे तो वो उनकी मृत्यु हो जाए। 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये जीवित रहता है दोस्तों, लेकिन गर्मियों में 40 से ऊपर भी टेम्परेचर जाता है, या जब 40 टेम्परेचर वातावरण का होता है तो मिट्टी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में और भी तरीके हैं, पानी लगा करके हम और गर्म कर सकते हैं मिट्टी को। तो जो है ये और तरीके हमने स्टेराइजेशन का एक वीडियो दिया और फिर से देंगे, फिर से जानकारी देंगे। तो वो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। अगर हम लगातार फसल कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी खेत को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहाँ ये आराम से सर्वाइव करता रहता है और जैसे ही जब भी इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं ये पूरी फसल पर आक्रमण कर देता है दोस्तों। आर्द्रता ज़्यादा रहती है, यानी कोहरा ज़्यादा होता है, तब यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो यानी कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाए और नमी बहुत ज़्यादा हो जाए, बारिश हो जाए, ओले पड़ जाएं, ऐसी परिस्थितियों में इसके लिए अनुकूल है और ये तेजी से वृद्धि कर करके और पूरी फसल में, यानी कि एक अगर 2-4 पौधों पर भी है तो पूरी फसल में फैलते इसको देर नहीं लगती। दूसरे इसके बाहक हैं अन्य कीट दोषों, जैसे दोस्तों कोई भी कीट है, मित्र हो चाहे शत्रु हो, वो सारे कीट इसके वाहक हैं। और तीसरा जो वाहक है इसका वो है हवा दोस्तों। हवा जब फैले चलेगी और ये अगर उसके अंदर है तो क्योंकि ये जब पूरी तरह से फैल जाएगा तो हवा के माध्यम से भी ये पूरी फसल में फैल जाता है। लेकिन नमी होगी मौसम में तभी फैलेगा, क्योंकि नमी में जो नमी युक्त वायु आपकी फसल में जब क्रॉस करेगी तो नमी के साथ ये बैक्टीरिया अपने गति करते हैं। इसका नियंत्रण कैसे करें, जो मुख्य बात यहाँ आते हैं कि रोग का नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे ज्यादा इस रोग का नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी पहला चरण है दोस्तों इसकी पहचान, और सटीक पहचान इसके डीएनए से हो सकती है, हालांकि लैब में जाकर के जांच कराने से सटीक पहचान होती है। अगर हम वो कर सकते हैं तो पहले तो अगर ऐसी आपकी संभावना लगे तो उस ट्यूबर को ले जाकर के लैब में जांच करानी चाहिए। अगर हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि 99% किसान वो नहीं करता है, तो आपको कोई भी जब फसल में सड़ा गला ट्यूबर दिखाई दे उसको तुरंत अलग करके जला देना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद चोट ग्रसित कंद को कोल्ड स्टोरेज में नहीं ले जाना चाहिए। अगर उसके साथ बोरी में मिक्स हो गया वो, तो वो और भी कंदों को संक्रमित कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा ऐसे अगर चले गए और आ गया बीज में साथ में आ गया तो ऐसे संक्रमित चोटग्रस्त सीड की बिजाई भी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई संक्रमित बीज किसी चाकू से कट गया है तो उस चाकू को गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म उबलते पानी में धो लेना चाहिए या किसी इंसेक्टिसाइड से उसको उपचारित कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर उस चाकू से जो संक्रमित सीड को आपने काट दिया उसके बाद अच्छे सीड को काटेंगे तो ये उसकी सतह पर भी लग जाएगा और फिर बाद में फसल पर प्रभावशाली हो सकता है। तो कई सारी सावधानियां रखी जाती हैं जो उसको हम लापरवाहीपूर्ण तरीके से हम सीड को कटिंग कर देते हैं और डाल देते हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों। अगर फिर भी पौधे इस तरह के मान लो हमने हो गया, बुवाई हो गई, तो पौधे शुरुआत में आपको कुछ पौधे पर शक हो, संक्रमित हो, उन पौधों को तुरंत उखाड़ करके जला देना चाहिए। ये आपका द्वितीय चरण हो गया। और एक बात और, पानी देने में भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कहीं संक्रमित इस तरह के पौधे होंगे और आपने पानी की जल्दबाजी कर दी तो अंकुरण में ये जो है प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो पूरी तरह से अंकुरित होने के बाद ही पानी देना चाहिए दोस्तों। तो ये एक इसका अलग और दूसरी सावधानी है। अब अगला चरण क्या है, इसको मान लो ये सब भी हो गया, फसल भी हो गई,
अब इसमें एक तो कभी भी अत्यधिक सिंचाई से आलू की फसल में बचना चाहिए। पानी भरा नहीं रहे कहीं पर भी, इस बात के लिए भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि आलू में कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है। ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम यूरिया का जो अंधाधुंध प्रयोग करते हैं वो भी एक कारण है, क्योंकि हमारे राया क्षेत्र में ही एक किसान भाई ने दवा ला करके उसमें नैनो यूरिया अपनी तरफ से मिला करके स्प्रे किया, उनकी फसल नष्ट हो गई। अब क्योंकि किसी की नहीं कह सकते हम दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ है, ये वो किसान भाई जानते हैं। और दोस्तों हमें भी विशेष जानकारी आसपास के लोगों से हुई है तो हमें भी बताया, लेकिन हम किसी की ये नहीं कह रहे, हम केवल सावधानी रखने के लिए किसान भाइयों को सचेत करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। अगला जो इसका जो अब मान के चलो सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी, यूरिया भी ज़्यादा नहीं लगाना है। एक और बात, अगर तना अप्रत्याशित वृद्धि कर रहा है दोस्तों, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उस समय भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए आप यूरिया पर नियंत्रण कर लें, नाइट्रोजन पर नियंत्रण कर लें, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। और कोशिश ये करें कि वो फसल आपकी चोटग्रस्त ना हो। लेकिन आप और हम उसको क्या कर सकते हैं, जब जंगली जानवर उसमें दौड़ मारेंगे तो कोई नहीं बचा सकता, तो वो भी एक कारण है वहाँ पे भी। अब इस पर लेकिन हम उस पर एक, मैंने आपको बताया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के वीडियो में ये सब बातें बताई हैं मैंने, तो हाँ आप कॉपर बेस्ड फंगीसाइड्स का स्प्रे आप इस पर करते रहें रोग आने से पहले। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक ऐसा फंगीसाइड है दोस्त जो रोगों को बढ़ने से रोकता है, किसी भी बैक्टीरिया को, फंगस को बढ़ने से रोकता है, अच्छा नियंत्रण करता है। लेकिन रोग आने के बाद रोग का नियंत्रण कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना हैवी फंगीसाइड ये नहीं है। तो रोग आने से पहले हम इसका अगर प्रयोग करते हैं तो ये रोग आने से काफ़ी हद तक रोकता है दोस्तों। अब मान लो रोग आ गया है इन परिस्थितियों, अब क्या करें? तो दोस्तों ये एक कृषि विज्ञान केंद्र हजरतपुर के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा। इन्होंने 2020 में भी ऐसा हुआ था पंजाब में, तो उन्होंने तब उस समय जो सलाह दी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया था कि सबसे पहले एक अच्छा फंगीसाइड, एक सिस्टमिक, एक कॉन्टैक्ट आप ले सकते हो, जिसमें पहले बता चुके उन नामों को भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने भी रिडोमिल गोल्ड को जो है रिकमेंड किया था फंगीसाइड के रूप में। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको स्प्रे करें, या मैंकोजेब और मेटालेक्सिल बेस्ड कोई भी फंगीसाइड आप ले सकते हैं। मेटालेक्सिल बहुत अच्छा इसमें काम करता है। इसके बाद एग्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को इन्होंने रिकमेंड किया। एग्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आप 300 मिलीलीटर पर एकड़ के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हैं। 250 से 300, 350 का कहा इन्होंने, जब ज़्यादा फैल जाता है तो एंटीबायोटिक ज़्यादा काम करता है। और एक इन्होंने कीटनाशी का जो इन्होंने कहा वो मेटासिस्टॉक कीटनाशी 350 से 450 ml तक के लिए इन्होंने रिकमेंड किया। अब आप अपने क्षेत्र में जो भी अच्छा कीटनाशी मिल जाए और जो उसकी मात्रा रिकमेंडेड की जाती हो उनके कंपनी के हिसाब से, वो आप ले सकते हैं। लेकिन एक जो बात है बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है दोस्तों कि इन्होंने ये साफ मना किया, जब रोग का भयंकर प्रकोप हो तो तीनों को मिलाकर के स्प्रे नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें उन्होंने कहा, सबसे पहले जो स्प्रे करना है वो आपको बेस्ट फंगीसाइड का स्प्रे करना है। उसके अगले 2 या 3 दिन बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, और फिर उसके अगले 2 और 3 दिन बाद एंटीबायोटिक का स्प्रे करना है। अब आपकी समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं जिससे ब्लाइट नहीं रुक रही है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा था दोस्तों, मेरे पिछले साल के वीडियो में भी मैंने कहा था, लेकिन चूंकि हम भी उसी धारा में बह जाते हैं जिसमें सब बहते हैं। बहस बहुत लोग करते हैं, तो हमें कभी कभी अनुभवी लोगों की बात माननी पड़ती है, और कभी कभी खर्चा बचाने के लिए भी दोस्तों कुछ चीज़ों पर हमें भी ये मानना पड़ता है कि इसको साथ में लगा दो। ब्लाइट जिसकी नहीं रुक रही है किसान भाइयों, वो किसान भाई भी सबसे पहले बेस्ट से बेस्ट फंगीसाइड का स्प्रे करें, जिसमें एक कॉन्टैक्ट अच्छा फंगीसाइड, एक आप सिस्टमिक फंगीसाइड लें। मेटालिक्स बेस ले सकते हैं, कॉपर बेस भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले इससे पहले नाम बता दिए वीडियो में, वो वाले फंगीसाइड लें। तो पहले केवल और केवल फंगीसाइड का स्प्रे करें, उसके 2-3 बाद एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, और उसके 2-3 दिन बाद अच्छे एंटीबायोटिक का उचित मात्रा में स्प्रे करें। ब्लाइट रुक जाएगी आपकी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे अब जो किसान भाइयां अपनी फसल को बचा सकें। दोस्तों आप
के लिए ही मैंने 2 दिन इन सब रिसर्च पेपर को पढ़ा है और पूरी मेहनत के बाद, खंगालने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए किसान भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हमारे पुराने भाई हमें इतना प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।